नमस्कार। आज की हमारी कहानी है दहेज। देख लिया दीदी को पढ़ाई के और नौकरी कराई के, कुछ हो ना बदला है ना बदली है। लड़की वाला हमेशा से दबताया है और दबके ही पड़ी। अब बिठाई लो ई बात जेहन में। दादी अपने विजय रस खुले उपदेश के साथ मेरी ओर मुड़ी तो मुझसे वहाँ और ना बैठा गया। इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी ने तो कभी किसी की सुनी नहीं, और दादी जिसने कोई सिक्का अपने आंगन की पक्की फर्श में गाड़ दिया हो वो उसका दूसरा पहलू कभी देख ही नहीं सकता। मैं अपनी ऊहापोह लेकर छत पर चला गया, लेकिन हमेशा तुलराने वाली हवा आज मेरे भीतर दबी चिंगारी को और भड़का रही थी। कहीं ये रिश्ता टूट गया तो लग तो ऐसा ही रहा था। इतना अच्छा और सच्चा जीवन साथी। इतनी मुश्किल से दीदी के होठों पर सच्ची और स्थायी मुस्कान आई थी। या बाबूजी जैसे झक्की और झूठे इंसान की बेटी होना ही उनका गुनाह था। मेरे और दीदी के बचपन से आज तक के जीवन का हर नोक झोंक का गवाह ये कोना आज मेरे सामने मेरी हार के सारे दृश्य साकार करता जा रहा था। यही मैंने उनसे झगड़ा किया था, इंजीनियरिंग पढ़ने की जिद पर कायम रहने के लिए। बाबूजी का तर्क था कि लड़की की पढ़ाई पर खर्चा करना बेवकूफ़ी है, इससे कोई दहेज तो कम हो नहीं जाएगा, उल्टे महंगा लड़का ढूंढना पड़ेगा। मेरी जुबान पर तो जैसे किसी बागी योद्धा का भूत सवार हो जाता था। दीदी के आंसू देखकर कितना झगड़ा था मैं बाबूजी से दीदी को इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाने के लिए, पर जब दीदी ही मेरे नहीं नहीं अपने सपोर्ट में एक शब्द नहीं बोली तो अपने हौसले के दम पर पथरीली चट्टानों के बीच अपनी राह निकालती नदी की तरह दीदी ने भी जो मिला वही विषय पढ़कर अच्छी नौकरी पाली। दीदी की लगन और प्रतिभा के साथ अगर ईश्वर ने थोड़ा सा साहस भी दिया होता तो वो कहाँ पहुँच सकती थी, पर साहस आए कहाँ से? तानाशाह बाबूजी से, या उनकी तानाशाही का बदला लेने को हम पर तानाशाह हो गई अम्मा से, या दादी और पड़ोसी दादियों की अनवरत पंचायत से। निखिल के यहाँ से बिन दहेज शादी का प्रस्ताव आने पर मैं अड़ गया था। आखिर क्यों नहीं हो सकती दीदी की शादी निखिल से? इतनी भारी नहीं है बेटी मुझे कि बेरोजगार से शादी करके भाड़ में झोंक दूँ। बेरोजगार कैसे? अपनी बिरादरी में बिना सरकारी नौकरी के लड़के बेरोजगार ही माने जाते हैं। क्या भरोसा निजी कंपनियों का? आज नौकरी है कल नहीं। बाबूजी का पारा चढ़ने लगा था। अच्छे कॉलेज से अच्छे अंकों में तकनीकी शिक्षा लेकर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले को नौकरी की क्या कमी होगी? मैंने कोशिश की थी, पर तर्कों का अगर बाबूजी पर कोई फर्क पड़ता तो तर्क मैंने श्रीनिवास के लिए कम दिए थे क्या? मगर वो बाबूजी को पसंद नहीं था, क्योंकि विजातीय था। वो रिश्ता भी तो घर तक खुद चलकर आया था, और उन लोगों ने भी दहेज में एक भी पैसे की मांग नहीं की थी। सोमेश जी के घर दीदी का रिश्ता लेकर मुझे बाबूजी के साथ उनके आदेश पर जाना पड़ा था। बात कुछ लेन देन पर अटक सकती थी, ऐसा रिश्ता बताने वालों ने बताया था। जब घर आए निर्लोभी रिश्तों को विजातीय या गैर सरकारी नौकरी जैसे मूर्खतापूर्ण तर्कों से ठुकराया जाएगा तो ऐसे ही रिश्ते मिलेंगे। मैं खींचा हुआ था, पर उनके घर पहुंचा तो मेरे पूर्वाग्रह ही नहीं टूटे, बल्कि मन खुश हो गया। सोमेश दिखने में अच्छे और उच्च शिक्षित ही नहीं, सुलझे हुए और विनम्र भी थे। उन्होंने घर इस प्रकार डिज़ाइन करवाया था कि दो परिवार पूरी प्राइवेसी के साथ एक साथ रह सकें। एक पोर्शन में फर्निशिंग नहीं हुई थी। कुछ बातें मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। अंकल सधी हुई आवाज़ में बोले, हम बहुत सोचसर लोग हैं और मेरा एक ही बेटा है। ईश्वर की अनुकंपा से बेटे को मेरे ही शहर में नौकरी मिल गई, जो हम नौकरी पेशा परिवार में बहुत कम हो पाता है। उन्होंने कुछ देर ठहरकर हमारी प्रतिक्रिया तोली, फिर कहा, इसीलिए मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर ये घर बनवा लिया।
आधी जमीन और उस पर बना पोर्शन बेटे के नाम पर ही है। ये सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं। मेरी बेटी संयुक्त परिवार में रहने की आदी है, यही शर्त है ना आपकी। बाबूजी ने अपनी ऐंठी हुई जुबान में अंकल की बात काटी तो कुछ पल को तो वे सब पका गई, लेकिन सोमेश जी ने बात शांत स्वर में संभाल ली। इसे आप शर्त ना समझें, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी होने वाली पत्नी को मेरे मम्मी पापा के साथ रहने के इरादे के बारे में पता हो और वो इससे सहमत हो, तभी इस रिश्ते को हामी भरें। बात ये है कि मेरी नौकरी में प्रमोशन तबादले के साथ मिलती है। ऐसे में कोई लड़की ये सोचकर मेरे जीवन में आए कि जल्द ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा और हम स्वतंत्र रूप से अलग शहर में रहेंगे, और तब मैं उससे कहूँ कि मुझे प्रमोशन नहीं लेनी क्योंकि मैं शांति से मम्मी पापा के साथ रहना चाहता हूँ, तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। वैसे ये सारी बातें मैं लड़की से मिलकर भी डिस्कस करूँगा जब आप और पापा इस रिश्ते पर सहमत हो जाएंगे। इतनी सच्चाई, इतनी पारदर्शिता, होने वाली पत्नी की भावनाओं का इतना सम्मान, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। मैं प्रभावित हुआ सोच रहा था। अपनी डिमांड कहिए। बाबूजी व्यंग्यात्मक लहजे में उनकी बातों को भांपते हुए बोले। अंकल ने खुद को साधा। हम शादी धूमधाम से चाहते हैं। बारात का स्वागत किसी अच्छी बैंक्वेट लॉन में, और जो रिश्तेदारों का शगुन देना पड़ता है वो तो देना ही पड़ेगा। हमने सबसे लिया है, वो आपको देने होंगे। आप दें अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही, मगर उन्हें साथ ले जाकर उनकी पसंद से दिलाएं। शादी में धूमधाम और सजावट के लिए जो भी खर्चा होता है, बस आप इतना करें। उन्होंने एक क्षण रुककर बाबूजी की प्रतिक्रिया देखी, फिर कोमल स्वर में बोले, एक बात और स्पष्ट कहनी है। अपनी बहू को सोने के गहने हम फिलहाल नहीं बनवा पाएंगे। हाँ, उसे रहने के लिए पूरा पोर्शन वेल फर्निश्ड मिलेगा। हमने उसमें वही चीज़ें छोड़ी हैं जो लड़कियां प्राय अपनी सुरुचि के हिसाब से करवाना चाहती हैं। घर मैंने बनवाया है। शादी तय हो जाए फिर सब कुछ बहू के हिसाब से करवाकर और आवश्यक फर्निशिंग और उपकरण लगवाकर देना ही मेरा उपहार होगा। कार मैं खरीद चुका हूँ, साथ रहने से वो भी सबके उपयोग में आएगी। आप सीधे से बताइए कि मुझे कितना दहेज देना होगा। बाबूजी झुंझला गए। मुझे इतने शालीन शब्दों के प्रत्युत्तर में बाबूजी का इस तरह झुंझलाना सही तो नहीं लग रहा था, पर बाबूजी के साथ बैठकर सिर्फ सुनना होता है, बोलना नहीं, ये मुझे अच्छे से पता था। जैसा कि लग ही रहा था, बाबूजी के लहजे से अंकल का स्वर भी कटु हो गया। आपको या किसी को भी अपनी अपेक्षा का कुछ भी अमाउंट बताकर मैं खुद अपनी ही नज़र में दहेज का लोभी नहीं बनना चाहता। मैंने ये बताया कि शादी धूमधाम से करना चाहते हैं और हमारे पास फिलहाल पैसा नहीं है। इसीलिए यदि लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो या तो धूमधाम से होने वाली शादी का खर्च आपको उठाना होगा या 2-3 साल इंतजार करना होगा, जब तक हम अपनी रुचि की शादी करने के अनुरूप पैसा ना जोड़ लें। हमें कोई जल्दी नहीं है। और हाँ, आपको इन पक्षों पर लड़की लड़के की मुलाकात कराने से पहले सोचना होगा। हम नहीं चाहते कि बाद में भावनात्मक जुड़ाव होने के बाद किसी को भी किसी तरह की दुविधा का सामना करना पड़े। हमारा एस्टिमेट 10 लाख है। इतने में आपकी पसंद की शादी हो जाएगी ना? अंकल की बात खत्म करते ही बाबूजी बोले, और मेरे ऊपर गाज सी गिरी। इतना बड़ा झूठ कहाँ से लाएंगे बाबूजी इतने रुपए? मैं अंकल की संतुष्टि और बाबूजी की वक्र मुस्कान देखता ही रह गया। सोमेश और दीदी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। वो दीदी को घर की फर्निशिंग पसंद करने के लिए साथ ले जाते। बाबूजी के आदेशानुसार मुझे भी साथ जाना पड़ता। शादी की भी सारी बुकिंग्स दीदी और सोमेश जी की सम्मिलित पसंद से कराई जा रही थी और पैसे वो लोग भरते जा रहे थे। पता नहीं बाबूजी ने उन्हें क्या कहा था। बाबूजी की तानाशाही से तंग
दीदी की जिंदगी ने एक खुशनुमा मोड़ ले लिया था और मैं उन लोगों को हर बात में दीदी की सलाह लेती, सम्मान और स्नेह देते देख इतना मुग्ध होता कि कुछ भी बताने के नाम पर जुबान अटक जाती। अंकल ने एक दिन पूछ ही लिया, बैंक्वेट वाला बाकी का एडवांस मांग रहा है, आपकी एफडी मैच्योर हो गई क्या? मैं बैंक्वेट में शादी नहीं करने वाला। गांव से राशन आता है, मेरे यहाँ हलवाई भी मेरी जान पहचान का है। अंकल जैसे सकते में आ गई। हलवाई? आजकल हलवाई कौन? हम शादी अच्छी ही करेंगे, खाते पीते लोग हैं। आप चिंता ना करें, हमारे घर के सामने प्लॉट खाली पड़ा है, सारे मोहल्ले की शादियां वही होती हैं। अंकल को जैसे चक्कर आ गया। देखिए, मैंने पहली मुलाकात में ही सब बातें स्पष्ट कर दी थी। क्या स्पष्ट कर दिया था आपने? यही ना कि आप दहेज के लोभी हैं भी और खुद को ऐसा मानते भी नहीं हैं। मैं सब समझता हूँ। मेरी लड़की कमाती है, वो दहेज भी तो किश्तों में आपको मिल रहा है, फिर मैं दहेज क्यों दूँ? जिसका डर था वही हुआ। बाबूजी के अभद्र लहजे से अंकल का धैर्य जवाब दे गया। वो भी उसी टोन में बात करने लगे। फिर पहले दिन आपने क्यों कहा था कि आपका एस्टीमेट 10 लाख है? हमारे पास 70-80 साड़ियाँ और लगभग इतने ही पैंट शर्ट आदि के कपड़े और अन्य चीज़ें भी पड़ी हैं। शादी में लगने वाले चांदी और पीतल के सामान, फिर मेरे रिश्तेदार मिलकर गृहस्थी का सारा सामान देंगे ही, क्योंकि मैंने उनके यहाँ शादियों में दिया है। उन्हीं सब की कीमत जोड़कर मैंने बता दी थी आपको। देखिए, जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो सब तो आजकल चलती भी नहीं हैं। सामान बच्चे अपनी सुरुचि के हिसाब से खरीदते हैं आजकल, वो हमें चाहिए नहीं। इनकी कीमत कहीं कोई शादी के खर्च में जोड़कर बताता है। एक दिन की सजावट और शगुन पर इतना खर्च करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अंकल शालीन थे पर बेवकूफ़ नहीं। बोले, हमने अपना दृष्टिकोण थोपा नहीं था आप पर। आप सारी बुकिंग्स हमसे करवाते रहे, ये कहकर कि आपकी एफडी 3 महीने बाद मैच्योर होगी। अच्छा हुआ आप जैसे झूठे इंसान की सच्चाई रिश्ता होने से पहले पता चल गई। सोमेश जी के फ़ोन से मेरी तंद्रा टूटी। चलो, फ़ोन सुनने के बाद मैं दीदी से बोला और दीदी चुपचाप मेरे पीछे चल दी, बिना यह पूछे कि हमें कहाँ जाना है। खूबसूरत कैफ़े में आज की पीढ़ी के 3 प्रतिनिधि बैठे थे। पहले तो अपने अपने पिता की बुराई ना सुन सकने की स्वाभाविक भावनाओं के कारण हमारे बीच भी माहौल गर्म हुआ। तभी दीदी रो पड़ी और सोमेश जी ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। आप इस तरह रोए नहीं, हम समाधान निकालेंगे ना। इतना तो मैं अपने पापा के बारे में श्योरिटी से कह सकता हूँ कि वो हमारे भावनात्मक जुड़ाव को जानते हैं और इसीलिए शादी तोड़ने पर कभी जोर नहीं देंगे। ये सब उनका क्षणिक गुस्सा है। उनकी मुस्कान से माहौल में रोमानियत घुल गई और दीदी के गाल सुर्ख हो गए। सोमेश जी उनके चुप होने से पहले उनका हाथ छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं वहाँ से हटकर दूर से सोमेश जी का दीदी के आंसू पोंछना, फिर उन दोनों का रोमानी अंदाज में बतियाना कनखियों से देखता रहा। आखिर सोमेश जी का मैसेज आया, आ जाओ। हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। मैंने मुक्त दृष्टि उन पर डाली। ये बात मैं मानता हूँ कि जो कुछ पापा चाह रहे हैं वो है दहेज का एक प्रकार ही। तमाम रिश्तेदारों की छोटी बड़ी ख्वाहिशों, भावनाओं और परंपराओं के नाम पर हमारे समाज में जो सम्मिलित खर्च उभर कर आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इससे अब कई तरह के रोजगारों का सृजन हुआ है। तो ये खर्चा सही है या गलत, इस पर डिबेट हमें रास्ता भटका देगा। ठीक, मैं समझ गया वो क्या सुनना चाह रहे हैं और वो कहने में मैंने एक पल नहीं लगाया। और हम ये मानते हैं कि हमारे पापा के झूठ के कारण अंकल का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। लेकिन एक बात है, अगर पापा ये झूठ न बोलते तो मुझे आप जैसा अच्छा इंसान जीवन साथी के रूप में कभी न मिलता। दीदी ने झुकी पलकों
सुर्ख गालों और लरजती आवाज के साथ ही सही पहला वाक्य जोड़ा तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। मेरी डरपोक दीदी का ये नया रूप कुछ दिन में पनपे नए रिश्ते का असर है या बाबूजी की ममता। ठीक ही कहा जाता है कि पिता कैसा भी हो, बेटी उसकी बुराई नहीं सुन सकती। या प्यार इंसान को मजबूत बना देता है। उधर दीदी के शायद पहले प्रेम वाक्य से सोमेश जी के चेहरे पर खुशी के रोमानी रंग बिखर गए थे, पर अब मैं वहां से हट नहीं सकता था। कैसी बेबसी थी। पर हाँ, मैं ये मानती हूँ कि बाबूजी ने जो चालाकी से झूठ बोलकर अपनी मर्जी पूरी करने की कोशिश की है, उनकी इस गलती का एहसास तो उन्हें करवाया जाना ही चाहिए। और इसीलिए शादी घर के सामने के प्लॉट में हलवाई वाली न होकर अंकल की खुशी के अनुसार होनी चाहिए। पर उसके लिए पैसे कहाँ से आए, ये समस्या है, मैंने जोड़ा। बिल्कुल, सोमेश जी चहक से उठे। तो हम समस्या तक तो पहुँच ही गए, अब समाधान खोजते हैं। ठीक, दीदी ने सिर हिलाकर हामी भरी। अब की शांत मन से मधुर माहौल में डिस्कशन चल निकला। मेरी एक कलिंग के रिलेटिव यूरोप में रहते हैं। वो बता रही थी वहाँ पर गिफ्ट हों या रिटर्न गिफ्ट सिर्फ कूपन ही दिए जाते हैं। अपनी इच्छानुसार लोग उपहार पाने वाले की मनपसंद शॉप या शॉपिंग साइट का कूपन उपहार में दे देते हैं। पाने वाला अपनी मर्जी के हिसाब से एक या कई कूपन जोड़कर सामान ले लेता है। उसके रिलेटिव ने तो बच्चे के फंक्शन के समय इवेंट प्लानर की साइट के ही कूपन ले लिए और उसी से पार्टी कर डाली। दीदी खोई सी बोली, काश हमारे यहाँ भी इतने समझदार रिश्तेदार होते। मैंने जोड़ा, फॉर्म ऑफ कैश चलने तो यहाँ भी लगा है समझदार लोगों में। सब नहीं, पर बहुत से रिश्तेदार सहयोगी होते हैं अपने यहाँ भी। सोमेश जी ने जोड़ा, पर उससे शादी का खर्च तो नहीं निकल आएगा। हम तीनों ने एक ही मायूस लहजे में एक ही वाक्य बोला और तीनों फीकी हंसी हंस पड़े। तभी पीछे से मेरे सिर पर टीप पड़ी और सुना कबाब की हड्डी। ओ गरिमा तू! मैं उसे देखकर चहका। मेरी दोस्त गरिमा थी जो बोर्डिंग प्लानर बनना चाहती थी। आजकल मुझे इसी नाम से पुकारने लगी थी। तू बता, तेरा कैसा चल रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ। विराट मंदिर में मुझे सफलता का वरदान मिला है। वो अपने मजाकी अंदाज में हंसी। मतलब आजकल मैं विराट मंदिर में, वो बोलती गई और धीरे धीरे समाधान निकल आया। सबसे पहले दादी को पटाया गया। विराट मंदिर पर उनकी श्रद्धा अपार थी। उनकी सहमति के बाद बाबूजी को राजी तो होना ही था, पर नाराज तो दोनों पापा थे ही। गेस्ट वाले प्रस्ताव पर कुछ समझदार रिश्तेदार पहले खुशी के साथ आए, फिर उन्होंने कुछ और को भी समझाया। काफ़ी कैश जुड़ गया। दोनों पिताओं को समझाने का काम भी चलता रहा। जो धूमधाम मम्मी या दादी के हाथ में थी, उसके पैसे तो पहले ही मिल गए थे। दादी ने पापा से भी काफ़ी कुछ निकलवा लिया था। शादी वाले दिन दोनों पार्लर से सज कर आई तो उन्हें देखकर दोनों पापा भी थोड़े भावुक हो गए। मंदिर पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर बाकी की नाराजगी भी जाती रही। मंदिर का भव्य और बड़ा प्रांगण सज धज कर किसी आलीशान बैंक्वेट हॉल से कम नहीं लग रहा था। मंदिर के ट्रस्ट ने रोजगार सृजन का सुपर आइडिया निकाला था। गरिमा जैसे बिल्कुल नए बोर्डिंग प्लानर, जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं पहचान बनाना होता था, मिनिमम पैसों में शादी की सारी धूमधाम अरेंज करते थे। एक दिन में एक के बाद एक 5 शादियां होती थी तो डेकोरेशन का खर्च सब में बढ़ जाता था। मैं भी डबडबाई आंखों से देख रहा था। ये सोमेश जी जैसे सुलझे हुए भले इंसान के कर्मों का फल था या मंदिर के सात्विक माहौल का प्रभाव। इतनी भव्यता तो शायद आज तक किसी बैंक्वेट में भी महसूस नहीं की गई थी। मैंने देखा शगुन के रूप में कूपन पाकर खुश लोगों के चेहरे दिखाकर सोमेश जी अपने पिता को कोहनी मार रहे थे। ठीक सोचा तुमने, बड़ा झंझट है साथ ले जाकर कपड़े खरीदवाने में।
फिर चाहे कितने महंगे दे दो, लोग कीमत कम आंकते हैं। वे धीरे से बोले। शादी के बाद पैर छूने पर अंकल ने दोनों को गले से लगा लिया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।